नमस्कार दोस्तों। कहते हैं फ्रेंड, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा इस ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने मूव ऑन स्टडी पर बीएड सेमेस्टर 3 के लिए पेडागॉजी लेके आऊँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू वीडियोस गाइस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए, पहला, पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सा विशेषता गौण है। तो लेखक की योग्यता का स्तर उच्च हो, कलेवर बड़ा हो, मूल्य अधिक ना हो, विषय की विविधता हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित दृश्य साधनों में कौन सा उदाहरण यानी कि कौन सा देख सकते हैं। तो पहला बोला रेडियो, चलचित्र, मानचित्र या नाटक। तो इसमें कौन सा चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद लिखना है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि क्या है। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हरवटी पंचपदी निम्नलिखित में कौन सा पद नहीं है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि इंटरनली क्वेश्चन है। तो हरवटी पंच विधि जो है ना, वह 1838 में दिया गया था, जिसमें कुल 5 था। कितने फ्रेंड्स? पंच यानी 5 विधि थे। पहला थे प्रस्तावना, दूसरा थे प्रस्तुतिकरण, तीसरा थे तुलना और चौथा थे सामान्यीकरण। क्या था? सामान्यीकरण। अब पाँचवा जो था वह प्रयोग था। क्या था फ्रेंड्स? प्रयोग था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें व्याख्यान नहीं थे, व्याख्यान इसमें शामिल नहीं थे। एंड नेक्स्ट, संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो ये तो आप लोग जानते हैं, निबंध इसमें ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ग्रुप बी का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोला सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, मूल्यांकन का एक रूप होता है, इसे बोलते हैं सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन होता है क्या। देखिए, मूल्यांकन सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो रीढ़ की हड्डी होती है वह मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुनेगा। मूल्यांकन क्या होता है? किसी चीज़ का मापन प्लस विश्लेषण करना मूल्यांकन कहलाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। तो हम लोग को मेनली जाना फ्रेंड सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो मैं जो बताता हूँ इसे ध्यान से सुनेगा। सतत मूल्यांकन क्या होता है? अगर किसी भी कक्षा में पहला क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, पहला क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, निरंतर नहीं, लगातार मूल्यांकन हो रहा क्लास का, तो उसे बोलेंगे सतत मूल्यांकन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सतत मूल्यांकन। यदि आपके व्यवहार के सभी बिंदुओं का लगातार यानी पहले दिन से लगातार अंतिम दिन तक निरंतर मूल्यांकन हो रहा तो उसे बोलेंगे सतत मूल्यांकन। क्लियर है ना? इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में और कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सतत मूल्यांकन के लिए जो विधि होती है उसे बोलते हैं CCE। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसे CCE बोलते हैं। अब देखिए, यह एक स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। ये क्या है? एक स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। इसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना होता है। यानी इसमें जो होता है ना, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन करना होता है एवं मूल्यांकन करना होता है। इसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया होती है, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया होती है। देखिए, यानी जो CC यानी इसे बोलते हैं सतत मूल्यांकन जो प्रक्रिया ना, यह आपका 1 अप्रैल 2010 में भारत के सबसे पहले जयपुर में लागू हुआ था, जो कि CBSE ने पहला से लेकर क्लास 10वीं तक के लिए लागू किया था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका सतत मूल्यांकन। इसके अपोजिट एक होते हैं व्यापक मूल्यांकन। ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, व्यापक मूल्यांकन का क्या होता है ना, देखिए सतत में क्या होता है ना, क्लास में यानी पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक जितने आप लोग निरंतर गतिशील पढ़ाई के बारे में कर रहे हैं उससे बोलेंगे सतत मूल्यांकन। लेकिन व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है ना, आप लोग क्लास के साथ साथ जितने स्कूल वर्क में कर रहे हैं, चाहे खेल में कर रहे हैं, चाहे प्रार्थना में कर रहे हैं, चाहे डिसिप्लिन में कर रहे हैं, चाहे नाटक में कर रहे हैं, जितने अन्य प्रतियोगिता में भी कर रहे हैं, तो उससे बोलेंगे व्यापक मूल्यांकन। और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को उपयोगिता के लिखें। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, देखिए श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, एक सर्वांगीण विकास का भी कार्य करती है। अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना चाहिए कि सतत क्या लिखा। देखिए, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होता क्या है। तो मैं डिफिनेशन बताता हूँ, सुन लीजिएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री वह साधन है, या वह साधन है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं और कानों से उसकी ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है। यानी वे प्रक्रियाएं जिसमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती, उसे बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। क्लियर है ना? या फिर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वे प्रक्रियाएं जिसमें दृश्य एवं श्रव्य इंद्रियां एक्टिव होकर भाग लेती है उसे बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ना, बालक के सर्वांगीण विकास करना होता है। इसे प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि तथा योग्यता को आधार बनाकर बनाया जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए बहुत सारे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री भी होती हैं, जिसमें इसे
जिसके बारे में इसे 3-4 भाग में बांटा गया, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो होता है वह प्रक्षेपित सामग्री होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रक्षेपित सामग्री। तो एक होता है प्रक्षेपित सामग्री, एक होता है अप्रेक्षित सामग्री। अप्रेक्षित सामग्री, तो मैं सबसे पहले प्रक्षेपित सामग्री बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्टेड एड्स, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक, फिर OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिर चलचित्र लिख सकते हैं। ये आते हैं प्रक्षेपित सामग्री में। और अप्रेक्षित में से देखिए, आप लोग बोर्ड का यूज करते हैं, चार्ट पेपर का यूज करते हैं, रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं, सूचना बोर्ड का यूज करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं। ये हो गया अप्रेक्षित सामग्री। ठीक है, क्लियर ना? तो ये दोनों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। प्रक्षेपित उसे कहते हैं जिससे आप लोग का समय बच सके। ठीक है, यानी कि देखिए, मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व क्या है? देखिए, यह विद्यार्थियों के लिए उत्तम प्रेरक का कार्य करती है, कक्षा अंतःक्रिया को बढ़ाने में सहायक करती है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स मिल जाएंगे प्रक्षेपित कार्य क्या होता है। तो प्रक्षेपित यानी जैसे देखिए, इसमें आप लोग को टाइम सेविंग करने के लिए जानना होता है। ठीक है, इसमें स्लाइडिंग शो करवाता है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, तो ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट, पाठ योजना की प्रकृति और आवश्यकता का उल्लेख करें। तो पाठ योजना होता क्या? देखिए, पाठ योजना आप लोग जरूर बीएड सेमेस्टर 8 में बनाएंगे। पाठ योजना क्या होता है ना, क्लास में जैसे कि आप शिक्षण सहायक के लिए आप लोग वर्ग में जाते हैं, तो उससे पहले एक विद्यार्थी टीचर जो था विद्यार्थी के पास पहुंचने से पहले अपने आप में एक योजना बनाती है, जिससे बोलते हैं पाठ योजना। यानी किसी पाठ को स्पेशल जो पढ़ाने के उद्देश्य से जाते हैं ना, उसका एक प्लानिंग करता है, इसे बोलते हैं पाठ योजना। ये एक दिन का ये या फिर एक दिन का ये योजना होता है, या फिर एक क्लास का योजना होता है। इसमें जो शिक्षक है वो अपने 1 घंटे या फिर एक दिन के क्लास का निर्धारण करते हैं, आपको किस प्रकार से रूबरू विद्यार्थियों के सामने पेश आना, ताकि जरा से भी घबराहट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, आप विद्यार्थियों को बढ़िया तरीके से कंसेप्ट बाय समझा सकें। तो ये होता है पाठ योजना। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ को शामिल किया जाता है, जैसे उसमें लिख सकते हैं शीर्षक को शामिल किया जाता है, उप शीर्षक को शामिल किया जाता है, सहायक सामग्री को शामिल किया जाता है, विशिष्ट उपयोग को समझ में शामिल किया जाता है, सामान्य उद्देश्य को शामिल किया जाता है, फिर विशिष्ट उद्देश्य को शामिल किया जाता है, फिर मूल्यांकन को शामिल किया जाता है। तो इस टाइप को बारे में पूरा आप लोग लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, ग्रुप सी, तो संस्कृत भाषा की उचित परीक्षा क्या हो सकती है? तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन और क्या लिख रहा ये था। तो चलिए, काफ़ी आप लोग का इंतजार था संस्कृत का, मैं बता दिया। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मूव ऑन स्टार्ट। थैंक यू सो मच।